हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। तो आज हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस वाले अपने टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए थे सॉल्व कर लिए थे, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हुए जितने भी क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे उतने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पढ़ता हूँ मैं सबसे पहला क्वेश्चन। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स जो है उसको सामने लेकर बैठिए, ताकि जो क्वेश्चन मैं पढ़ूँ उसको भी आप लोग साथ साथ देखते रहें, कवर करते रहें। बात आई समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हालांकि क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो है, two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4। आपसे कह रहा है दो एलिमेंट्स हैं A और B जो कि दो कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका फॉर्मूला है AB2 और AB4। आगे आपसे कह रहा है when dissolved in 20 ग्राम of benzene means C6H6, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin। आपसे कह रहा है कि जब इन कंपाउंड्स को यानी AB2 और AB4 को हम 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो AB2 जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को 2.3 केल्विन से डिक्रीज करता है, और AB4 उसके फ्रीजिंग पॉइंट को 1.3 केल्विन डिक्रीज कर देता है। बात आ गई आपको समझ में? ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी, या फिर हम चेंज इन कह सकते हैं, या फिर आप इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। बात आई समझ में? आगे आपसे कह रहा है द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg पर मोल, कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। आगे आपसे ये बोल रहा है कि अगर बेंजीन के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज हमें यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू 5.1 केल्विन kg पर मोल है तो आप बताइए A और B के एटॉमिक मासेस क्या होंगे। बात आ गई आपको समझ में? क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में आपको बस एक जगह थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए एकदम बड़ा काल। बात आई समझ में? कैसे? आपसे कह रहा है कि आप A और B के एटॉमिक मास फाइंड करके बताइए कि A और B का एटॉमिक मास कितना होगा। अरे प्यारे बच्चे, लाइट ज़रा चालू कर दो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? चलिए, तो A और B का आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि एटॉमिक मास के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। क्या मैंने किसी फॉर्मूले में आपको ऐसा कोई फॉर्मूला सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया है जिससे आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। तो अब हो गया यहीं पे आपके लिए यही पॉइंट है सोचने वाला कि आप करेंगे क्या। करना क्या है ये हमें तब समझ में आएगा ना जब हम क्वेश्चन का गिवन डेटा सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 नोट करते जाता हूँ। आपको बोला है दो एलिमेंट्स है A और B, और ये दोनों ही दो केसेस में दो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। एक कंपाउंड ये बनाते हैं AB2 और दूसरा कंपाउंड ये लोग बनाते हैं AB4। जब इन्हें डिसॉल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में यानी 20 ग्राम C6H6 में, तो देखिए AB2 भाई साहब जो है ये क्या करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का। अच्छा, एक बात और यहाँ पे दी हुई क्वेश्चन में कि दोनों का ही हम 1 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका भी 1 ग्राम और AB4 का भी यहाँ पर 1 ग्राम ही हम लोग डिसॉल्व करेंगे 20 ग्राम बेंजीन के अंदर, ठीक है। जब इसे डिसॉल्व किया जाता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज ले आता है, यानी डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 2.3 केल्विन का। तो AB2 के रेस्पेक्ट में चेंज कितना है, 2.3 केल्विन, और AB4 के रेस्पेक्ट में अगर हम चेंज देखें यानी डेल्टा TF डैश, चलिए हम लोग इसे कह देते हैं, तो ये कितना है, ये है 1.3 केल्विन, 1.3 केल्विन। बात आ गई समझ में? आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, आपको दी है बेंजीन के लिए किसकी वैल्यू, KF यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 5.1 केल्विन kg पर मोल के बराबर, केल्विन kg पर मोल। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि A और B दोनों के मोलर मास यानी एटॉमिक मासेस क्या होंगे, बिकॉज एलिमेंट है। तो एटॉमिक मास
किसका किसका, ए और बी का क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। बात आ रही ना अब आपको समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में ना मुझे कुछ चीज़ों के बारे में केवल जानकारी है जिससे मैं एटॉमिक मास को फाइंड कर लूँगा। एक चीज़ तो देखिए ये कि सबसे बड़ी बात मुझे डेल्टा TF यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है दोनों ही केसेस में, बात आ गई समझ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो सॉल्वेंट है यानी बेंजीन उसका वेट दिया हुआ है, और उसके बाद मुझे जो सॉल्यूट मैं ऐड कर रहा हूँ उसका वेट दिया हुआ है दोनों केसेस में। बात आ रही ना आपको समझ में। तो एक काम हम लोग बढ़िया यहाँ से ये कर लेते हैं कि सोचिए अगर किसी तरह से मुझे Ab2 और Ab4 का मोलर मास पता चल जाए तब तो मैं बड़े आराम से A और B का एटॉमिक मास बता सकता हूँ। कैसे बता पाऊँगा, अगर मेरे पास Ab2 का मोलर मास है, ठीक है, तो अब Ab2 का अगर आपको सिर्फ पता होगा तो देखिए इसमें समस्या ये है कि मान लीजिए A का और B का तो इंडिविजुअल आपको मालूम है नहीं, तो आप तो बता नहीं सकते ना कि A और B का अलग अलग कितना होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए Ab2 का एटॉमिक मास है आपको दे दिया है 100 ग्राम, ठीक, तो अब इसमें से A कितना है B कितना है आप ये तो डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है दोनों 50-50 ग्राम के हो, या हो सकता है एक 30 एक 70 ग्राम का हो, कई चांसेस है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पर Ab4 का भी मैं एटॉमिक मास मोलर मास दे दूँ अगर, तब आप दोनों से रिलेट करते हुए बता लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में बस 2 यूनिट का चेंज है, और ये जो चेंज आया होगा वो किसकी वजह से, इस B के 2 एटम्स बढ़ने की वजह से। यही की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन ये एकदम बेस्ट है, एक्सीलेंट क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से। बात आ रही ना समझ में। चलिए हमारा पहला मोटिव क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि मैं Ab2 और Ab4 का मोलर मास फाइंड करूं। बात आ गई समझ में। तो इसी टारगेट को लेकर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए मिटाने से पहले हम लोग देख लेते हैं मोलर मास हमें मिलेगा कैसे। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मुझे मालूम है कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होता है KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी जिसे हम B कहते थे, अपॉन में क्या, उसका मोलर मास सॉल्यूट का, इनटू नीचे अब आएगा मास सॉल्वेंट का, तो वेट किसका, A का, जो कि हमें दिया होता था ग्राम में, हमें रखना किस में होता था, किलोग्राम में। तो यहाँ हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। बात आ रही समझ में। इस फॉर्मूले से मिल जाएगा मुझे B का मोलर मास। अब यहाँ B कौन है मेरे लिए, Ab2 को मैंने क्या मान लिया है, पूरा का पूरा B। तो देखिए मोलर मास इज इक्वल्स टू, मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलर मास। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सिंबल पूरा लिख लेते हैं, हम किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं, Ab2 का। तो इज इक्वल्स टू डेल्टा, या पहले KF, तो KF की वैल्यू आपको कितनी प्रोवाइड की है, 5.1 यहाँ पे, इनटू वेट ऑफ B यानी कि कौन, Ab2 का वेट आपको कितना गिवन है 1 ग्राम, इनटू 1000 अपॉन में, यहाँ पर देखिए MB तो इधर गया, आएगा डेल्टा TF इसकी जगह। तो डेल्टा TF आपको कितना दिया इन केस ऑफ Ab2, 2.3 इंटू A का वेट यानी सॉल्वेंट का वेट आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 20 ग्राम के बराबर। बात आई समझ में। और देखिए जब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इस मोलर मास की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 110.8, ये आपको मिलेगा, हाँ 110.8। बात आ गई समझ में। और वो भी क्या, ग्राम पर मोल, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, मोलर मास की, ठीक है, 110.8 ग्राम। अब देखिए यहाँ से Ab2 का ये आपको मिला, मोलर मास किसका मिला, Ab2 का। इसी तरह से आपको फाइंड करना होगा किसका मास, Ab4 का भी, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके। तो अब अगर हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ Ab4 देखें तो ये होगा इज इक्वल्स टू, सेम यही काम करना है। सबसे पहले KF की वैल्यू रखेंगे, तो ये कितनी 5.1 इंटू उसके बाद वेट ऑफ B, तो B का वेट यहाँ पर मुझे कितना दिया है, 1 ग्राम ही दिया है, इंटू 1000 अपॉन में, देखिए यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू इस केस में कितनी है, 1.3 केल्विन है। तो 1.3 इंटू सॉल्वेंट का तो वेट वही रहने वाला है 20 ग्राम ही। तो यहाँ से आपको Ab4 का जो मोलर मास मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, Ab4 का मोलर मास होगा आपको जो मिलेगा, मोलर मास ऑफ Ab4 196.15 ग्राम पर
मोल। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशंस आप लोग अपने आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर हम लोग यहाँ एक एक करने लगेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा, इसी वजह से मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना मुझे भरोसा है आप लोग के ऊपर कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो कम से कम नहीं करेंगे, बिकॉज अब आप 12th में पहुँच चुके हैं, इतने सालों से ही कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, तो अब आप मास्टर हो चुके हैं। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से AB4 और AB2 का हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया ना। अब मेन हमारी जो कहानी है ना वो यहीं से शुरू होती है। अब जो मेन खेल खेलना है हमें वो अब स्टार्ट होगा। ये डेटा मैं पूरा रफ कर देता हूँ ताकि आगे आपको समझा पाऊँ क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। AB2 का आपको मोलर मास मिल गया, मोलर मास ऑफ AB2 जो कि कितना है, निकला है 110.8, और AB4 का आपको मोलर मास मिला है कितना, 196.15 ग्राम पर मोल। तो उसे हम अभी छोड़ते हैं, यूनिट तो हमें मालूम ही है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ना अपनी तरफ से कि A का जो मोलर मास है वो कितना है, X है, अपनी तरफ से हम ऐसे ही मान लेते हैं, और B का जो एटॉमिक मास, सॉरी यहाँ पर A का भी एटॉमिक मास जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कितना X, और B का एटॉमिक मास कितना है, अपनी तरफ से मैंने मान दिया Y है। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं। तो बताइए जब मैं यहाँ पर AB2 का मोलर मास कैलकुलेट करूँगा तो ये किसके बराबर होगा, A का X है प्लस में B2 है, यानी 2 टाइम्स ऑफ Y आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। तो ये इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 110.8 के बराबर। बात आई समझ में? अच्छा दूसरा अब यही इसी तरह से यहाँ पर देखिए AB4 में एक तो X आएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ B है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ Y। आपको इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 196.15 के बराबर। इस दोनों इक्वेशन से क्या आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ से दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल्स है x और y, आसानी से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में पुट करके आसानी से पा जाएंगे। लेकिन ये मेथड देखिए कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके सामने दी गई हैं वो एकदम घटिया टाइप की है पॉइंट्स वगैरह में। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है स्मार्ट वर्क, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। यहाँ पे देखिए स्मार्ट वर्क कैसे होगा, यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, 4y। बात आ रही ना समझ में? इसको मैं अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए किस टाइप से, x प्लस 4y को मैं लिख सकता हूँ 2y, और वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब ऐसे 2 टाइम्स ऑफ 2y। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से हम अगर 2y की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगी 110.8 माइनस में x इधर आ जाएगा। कोई डाउट फंसा आपको? कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से ये जो 2y की वैल्यू है ना वो हम उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए होगा क्या, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2y की वैल्यू कितनी रख दें, 110.8 माइनस में यहाँ से x इज इक्वल्स टू 196.15। बात आ गई ना आपको समझ में? अब यहाँ से देखिए फ़ायदा हमारा ये हुआ ना कि बिना इक्वेशन सॉल्व किए ये रिड्यूस होके एक वेरिएबल में आ गई यहाँ पर हमारी। ठीक, एक वेरिएबल अब कैसे बना, देखिए x प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसमें मल्टीप्लाई आप करिए तो ये आपका 220 जाएगा, वो 16, यानी कि ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1.6 और हो जाएगा। तो 221.6 माइनस में 2x इज इक्वल्स टू 196.15। ठीक, अब यहाँ से आप जो है ना देखिए x माइनस 2x यहाँ पर जब हम लोग कर देंगे तो क्या हम कहीं गलती कर रहे हैं, बिकॉज x माइनस 2x तो माइनस x हो जाएगा। नहीं कोई गलती नहीं हो रही है, एकदम सही है, क्योंकि ये वैल्यू भी तो नेगेटिव ही जाएगी। तो ये मैं रफ कर देता हूँ। आगे देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2x इतना हो गया, माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसे उधर भेजते हैं तो 196.15 माइनस में 221.6। बात आई समझ में? अब देखिए ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी वो आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू
2q इक्वल्स टू इतना, p इज इक्वल्स टू 25.59 के बराबर। बात आ गई समझ में? ये किसकी वैल्यू मिली? x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू है क्या, ये आपको अच्छा किसमें मिलेगा? AMU में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एटॉमिक मास हमसे पूछा है, एक एटम का मास जो कि किस में होता है? AMU में। तो ये 25.59 AMU किसका वेट आ गया? x का, और x एक्चुअल में किसका वेट है? A का एटॉमिक मास है, यानी आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, A का एटॉमिक मास आपको यहाँ से मिल गया। अब आपको किसका फाइंड करना है? एटॉमिक मास B का। तो x की ये वैल्यू उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 25.59 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 110.8, यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू कितना होगा? 110.8 माइनस 25.59, और y इज इक्वल्स टू जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो फाइनली आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? y आपको मिल जाएगा 42.64 के बराबर, तो 44.64 AMU। बात आ गई समझ में? ये हो गया आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से b की y का एटॉमिक मास मतलब b का एटॉमिक मास, तो ये आपको मिल गई y की वैल्यू, यानी b का एटॉमिक मास, x की वैल्यू मतलब a का एटॉमिक मास। ये हो गया हमारा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। बात आई समझ में? की पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बस मुझे दिमाग वहीं लगाना था कि मैं कैसे एटॉमिक मास तक पहुँचूँ, जबकि मुझे कोई फॉर्मूला एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में मालूम नहीं होता है। तो मोलर मास के हेल्प से हम लोग यहाँ पे पहुँचे एटॉमिक मास तक। ये था एकदम इसी वजह से अच्छा क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यहाँ से ना आप एक काम और कर सकते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने का यहाँ से एक और तरीका बनता है। अगर आप देखिए गौर से, तो a और b के मतलब आपको ये इक्वेशंस वगैरह ना इतनी सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप a और b, AB2 और AB4 में देखिए तो आपको बस डिफरेंस किसका दिख रहा है? b के दो एटम्स का। बात आई ना समझ में? यहाँ पर b के दो एटम AB4 में बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू AB2, मतलब कि AB4 का जो भी एटॉमिक ये जो मास, मोलर मास जो है बढ़ा हुआ आया है, वो किसकी वजह से आया है? B के इन्हीं दो एटम्स की वजह से। जो भी चेंज आया है वो किसकी वजह से? बस B के दो एटम्स की वजह से। तो अगर मैं AB4 के मोलर मास में से AB2 का मोलर मास अगर माइनस कर दूं, तो मुझे जो चेंज मिलेगा यहाँ पर, जैसे 196 माइनस में 15, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 110.8, ठीक। तो अब देखिए 196.15, 110.8 यहाँ पे है, तो 8 0 यहाँ पे आ गया 5, ये 3 यहाँ से आएगा आपका 5 8, ठीक, 85.35। ये जो 85.35 आया है ना, ये किसके बराबर है? दोनों के मोलर मास में चेंज के बराबर। और ये चेंज किसके बराबर है? B के दो एटम्स के, मतलब 2 टाइम्स ऑफ B के बराबर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी चेंज है वो किसकी वजह से? B के दो एटम्स की वजह से। अब यहाँ से अगर आपको B का चाहिए तो B इज इक्वल्स टू इसमें, यानी 85.35 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए इसको, तो देखिए B का यहाँ से मोलर मास कितना? 42.64 आया है। और ये भी देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम्स के आसपास ही लगभग जाएगा। तो जो भी वैल्यू आ गई यहाँ से आपको देखिए डायरेक्टली क्या मिल गया? B का मोलर मास, बिना किसी इसमें ताम झाम के, इतनी इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अब B का मिल गया, तो अब आपको A का कैसे मिलेगा? अब आप बस करना क्या है कि यहाँ पे देखिए किसी एक में उठा के पुट कर दीजिए। A का मान लीजिए अपनी तरफ से x, B का आपको मालूम ही है तो उसे y मानिए अपनी तरफ से। तो ये 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना है? 110.8 के बराबर। अब यहाँ से देखिए 2b की वैल्यू आपको कितनी मिली थी? 85.35, तो इसे 2y की जगह पुट कर दीजिए 85.35, x इज इक्वल्स टू 110.8 माइनस 85.35, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 25.59 के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर, बिना इतनी इक्वेशंस वगैरह का झंझट लगाए। लॉजिकल मतलब थोड़ा दिमाग लगा के, हल्का सा दिमाग हमने यहाँ पर यूज़ किया, इतने इक्वेशन यूज़ करने से हम बच गए आराम से, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रॉब्लम अपना काम आसान करने का एक तरीका है। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ हमसे क्या कहना चाह रहा है। चलिए इसे नोट डाउन करिए आप, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर
22 जो है हमारा, हाँ क्या हुआ, अच्छा एक्सक्यूज मी, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बढ़िया एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.08 बार। आपसे कह रहे हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पर ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है 1 लीटर में, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.08 बार के बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, याद आ रहा है ना, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, ठीक। अब आगे कह रहा है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन, मतलब व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन। आपसे आगे बोल दिया कि अगर आप सपोज करिए कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होके 1.52 बार हो जा रहा है, तो ये चेंज आया किस वजह से, कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर तो मैंने चेंज किया नहीं। तो आप अब नया जो कंसंट्रेशन है जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया, वो फाइंड करके बताइए कि कितना होगा। बात आ गई ना आपको समझ में, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। गिवन डेटा सबसे पहले नोट करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले उसका जो भी गिवन डेटा हो ना उसे नोट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 केस हैं, एक है हमारा केस फर्स्ट और दूसरा क्या है हमारा केस सेकेंड। प्रॉब्लम में आपको 2 केसेस प्रोवाइड किए हैं, ठीक। केस फर्स्ट में आपसे कह रहा है ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। ग्लूकोज का आपको वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है 36 ग्राम के बराबर, और साथ ही साथ में आपको कह रहा है प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.08 बार। तो पाई की वैल्यू आपको दी है इस फर्स्ट केस में, पाई 1 चलिए हम लोग कह देते हैं, कितना है 4.08 बार के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट केस, केस सेकंड में अगर आ जाए तो इसमें हमें बोला टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर तो 300 केल्विन ही होगा। वेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमें मालूम नहीं कितना होगा, और अगर हम बात करें कि जो है पाई की वैल्यू की, कि पाई की वैल्यू क्या है पाई 2, तो ये बदल के हो गई है कितनी 1.52 बार के बराबर। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है ना, आप उसे फाइंड करके बताइए कि चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा, वेट पता होता तो हम पता भी कर लेते, लेकिन वेट तो मालूम ही नहीं है, मतलब फाइनल मुझे पता क्या करना है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक। कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने एक फॉर्मूला ही आपको बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था आइडियल गैस इक्वेशन के कंपेरेबल फार्मूला कि पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हम लोग लिखते थे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए अगर हम बोले पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एन अपॉन में वी आर इंटू टी के बराबर। बात आई समझ में। एन बाई वी क्या होता है, ये मोलैरिटी होती है कंसंट्रेशन, तो एन बाई वी को रिप्लेस करके हम लोग सी लिख सकते हैं, सी मतलब कंसंट्रेशन मोलैरिटी। बात आ गई समझ में। तो इक्वेशन क्या बना, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। अब इसी को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेकिन देखिए ये किसके लिए थी, ये ओल्ड इक्वेशन है, मॉडिफाइड इसकी फॉर्म क्या थी, यहाँ हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करते थे, तो पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी हो गया। बात आई ना आपको समझ में, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे दे उसके केस में वांट ऑफ फैक्टर हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, जो कि एक दमदार टॉपिक था, हमने पढ़ा था। अब अगर यहाँ पे हमें सॉल्यूट कौन दिया हुआ है, ग्लूकोज, अगर हमें क्या दिया ही हुआ है, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बात आ रही है ना समझ में, ग्लूकोज कैसा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। मतलब हम सीधे सीधे अपनी इक्वेशन पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड इक्वेशन ही हमारी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इस केस में अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू सी।
कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन क्या मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल मुझे कैसे मिलेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 36 गिवन वेट अपॉन में 180 क्या होता है ग्लूकोज का मोलर मास C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओ सॉरी ये बेंजीन होता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इससे आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 180 आपको मिल जाएगा। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ से पाई 1 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 180 इंटू वॉल्यूम नीचे हमें रखना है, तो वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ है 1 लीटर के बराबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हमें गिवन है, बोला है ना 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इंटू में यहाँ पर R ये वाला और इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, और हमें केल्विन में रखना होता था, एज इट इज़ रख दिया। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट अगर सॉल्व करें इधर, तो पाई 2 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, पाई 2 इज इक्वल्स टू एक चीज़ और हम लोग यहाँ करते हैं। पाई 1 की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो पाई 1 हम लोग रख देते हैं यहाँ, कितना 4.08 बार के बराबर। यहाँ से मुझे पाई 2 गिवन है, तो पाई 2 की वैल्यू भी रख देता हूँ 1.52 इज इक्वल्स टू क्या आएगा CRT। C मुझे पता करना है, इस केस में मुझे मालूम तो है नहीं क्योंकि यही ऑस्मोटिक प्रेशर पहले 4.08 था, तो कंसंट्रेशन ये था, लेकिन अब ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 हो गया है, तो मुझे C फाइंड करना होगा कि आखिर में C है क्या, ठीक। चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से ही यहाँ प्रेशर में चेंज आया है, तो इंटू में R इंटू में क्या हो जाएगा 300 केल्विन, यानी वही सेम टेम्परेचर हमारा। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये है। अब आपको बस करना क्या है, करना ये है कि आप किसी को भी किसी से डिवाइड लगा दीजिए। चलिए हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए हमें मिलेगा क्या यहाँ पर 1.52 डिवाइड बाई 4.08 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए CR इंटू 300 अपॉन में, यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, हमने इसमें इससे डिवाइड लगाया है ना, तो 36 इंटू में R इंटू में 300। अब ये जो अपॉन में वैल्यू 180 आ रही है ना, ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 180 यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से R कैंसिल आउट हो गया आपका, 300 से आपका 300 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जब आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करके डिवाइड लगाएंगे, एक वैल्यू मिलेगी जिसमें 180 से फाइनली आप डिवाइड करके क्या पा जाएंगे C की वैल्यू, मतलब C इज इक्वल्स टू, देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या बन जाएगा 152 अपॉन में 408 इंटू में ये 180 नीचे आएगा, तो ये यहाँ पर 180 इंटू ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप जब फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी C की वैल्यू, जो कि किस में आएगी मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। और अगर ये वैल्यू मैं आपको बताऊँ तो ये आएगा हमारे लिए, C की वैल्यू होगी जल्दी लोड हो जा भाई थोड़ा, C की वैल्यू होगी आपके लिए 0.06 मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग खुद देखा, एकदम हलवा क्वेश्चन था ये, बस हमें दिमाग कहाँ लगाना था इस इक्वेशन पे, कि इक्वेशन में I हमें दिया होता है, I को किस तरह से रिप्लेस करें। और R की वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ तो आपको R की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो दोनों इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। आपको इसे नहीं करना है अकेले अपने दम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहा हूँ, देखिएगा आप सब। क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया। करना क्या है इसमें, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको करना ये है ना कि नीचे आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं कंपाउंड्स के, जैसे एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन वगैरह, इसी तरह से और भी पेयर्स हैं, और आपको कह रहे हैं ना कि इन पेयर्स के बीच में
जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, हमें ये बताना है कि वो फोर्स कौन से टाइप का है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो कनेक्शन है ना वो आपके क्लास 11 से लगता है। क्लास 11 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का, जहाँ पे आपको शुरुआत में फोर्सेस वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, मैटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, मैटर पार्टिकल्स के बीच में, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि ये फोर्सेस कौन कौन से, जैसे कुछ नाम अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो आपने लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम सुना होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सब आप लोगों ने नाम सुना है ना फोर्स का। अब यहाँ पर आपको यही बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाला फोर्स कौन से पेयर के बीच में लग रहा है। ठीक, इसी वजह से ये क्वेश्चन लिंक करता है आपके प्रीवियस क्लासेस से ना, तो इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, इसलिए एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि क्या हमें करना है, किस तरह से जानना है। पहला क्वेश्चन, पहला पेयर जो है हमारा इसमें वो क्या है, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन का पेयर, एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन का पेयर। बात आ रही समझ में? अब एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन क्या होता है ये आप लोग समझ ही चुके होंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी इस समय पब्लिक किए ही जा रहे हैं चैनल पे, तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो देखिए घाटा होगा आपका, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्गेनिक वगैरह के कुछ वर्ड्स नॉर्मल जनरल यूज़ हो जाते हैं जिनके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक, एन का मतलब बस यहाँ कुछ ये इतना है कि हेक्सेन और ऑक्टेन की ये जो चेन है वो ब्रांच नहीं है, एकदम नॉर्मल लीनियर चेन है। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन यहाँ पर। अब देखिए नॉर्मल हेक्सेन की अगर हम बात करें तो मतलब इसमें 6 कार्बन्स हैं, ऐसे 6 कार्बन, और इससे हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे कुछ इस टाइप से। ठीक, तो मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के आपको नहीं दिखाऊंगा, मेरा मोटिव वो नहीं है, इससे बस इस टाइप से हाइड्रोजन जुड़े होंगे, मैं ये आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है मेरा एन हेक्सेन। इसी तरह से एन ऑक्टेन भी होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन, और इससे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किस टाइप का होगा, इसे हम लोग कैसे देखेंगे, एक एक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हुए कि उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण ये जो बॉन्ड होता है ये कैसे नेचर का होता है, नॉन पोलर नेचर का। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तब यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस वजह से ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब यही सेम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, एन ऑक्टेन के अंदर भी, मतलब यहाँ पर भी जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर ही। अब एक कंपाउंड में नॉन पोलर, मतलब ये पूरा कंपाउंड कैसा, नॉन पोलर नेचर का। इसी तरह से ये जो पूरा दूसरा कंपाउंड है ये भी कैसा, नॉन पोलर नेचर का। तो अब यहाँ पर देखिए नॉन पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही नहीं सकता, मतलब आयनिक फोर्स हो गया, चाहे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो गए, ये तो यहाँ वर्क कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये फोर्सेस तभी आएंगे जब चार्ज होगा या फिर इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। बात आ रही ना समझ में? लेकिन ऐसा कोई भी चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो याद रखिएगा पिछली क्लासेस में आपको हालांकि बताया गया, हो सकता है आप भूल गए हो, नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, या फिर इन्हीं फोर्सेस का नाम होता है लंदन फोर्सेस। इन्हीं फोर्सेस को हम लोग लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, तो आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया जिसने इन फोर्सेस की डिस्कवरी की थी। ये डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस जो लगेगा किससे, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन के बीच में। बात आ गई ना एकदम समझ में? वीक फोर्स होता है, इसका नेचर कैसा होता है, वीक होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा वाला हमारा, ये तो आप समझ गए, याद रखना है आपको एकदम, नॉन पोलर के बीच में क्या लगता है, डिस्पर्जन फोर्स। सेकेंड पेयर जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है वो है I2 और CCl4 का पेयर। ठीक है,
I2 एंड CCl4 का पेयर है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करके। I2 की देखिए अगर हम बात करें तो आयोडीन इसमें अटैच्ड है, आयोडीन से ही, मतलब दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो कैसा है, 0 है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब दोनों की सेम है, 0 डिफरेंस है। तो ये कैसे नेचर का हो गया, नॉन पोलर। बात आए ना आपको समझ में, ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें CCl4 की, तो देखिए CCl4 में एक Cl, 2 Cl, यहाँ तीसरा Cl और ये नंबर 4 का Cl, ठीक है। यहाँ पर Cl और Cl बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो है, बात आ रही समझ में, लेकिन ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर, ठीक है। आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th क्लास में डाइपोल मोमेंट भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज सारी चीज़ें देखिए लिंक हो रही है यहाँ पर पिछले क्लासेस से, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन है कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और यहाँ पर भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा इधर से, तो ये वाले दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब इसका अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट म्यू देखूं तो कैसा है, 0। मतलब ये वाला जो कंपाउंड हो गया ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया, ये कंपाउंड भी नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर, ये फिर से नॉन पोलर, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सा होगा, डिस्पर्जन फोर्स, यानी कि लंदन फोर्स। अभी अभी हमने देखा, कोई डाउट इसमें आपको, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट थर्ड पेयर की देखिए अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड जो हमारा पेयर है वो है NaClO4 और वाटर का पेयर है। ये बढ़िया पेयर है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, हालांकि सारे क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ आपको, फिर भी देखते हैं आगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा NaClO4 और वाटर का पेयर, ठीक है। एक एक की स्टडी करते हैं और तब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। NaClO4 शक्ल देखते ही पता चल जा रहा है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि ब्रेक होगा किसमें, Na+ और ClO4- आयंस में। बात आ गई है आपको समझ में। अब यहाँ से देखिए वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का नेचर यहाँ पर देखिए कैसा है, ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ से जो नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, और फिर इधर से चला गया इसकी तरफ। बात आ रही समझ में, मतलब इस कंपाउंड में मुझे नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया, ठीक। लेकिन ये पोलर है, यहाँ पर ये आयंस में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर कंप्लीट चार्जेस बन जा रहे हैं, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन गया, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस इंड्यूस होंगे ना, मतलब जो चार्जेस डेवलप होंगे वो कंप्लीटली चार्ज पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखेगा आपको, इंड्यूस चार्ज दिखेगा। जैसे ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये अभी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, बस पार्शियल चार्जेस आए हैं। ये बस जता रहा है कि अरे मैं हूँ, मैं नेगेटिव वाला, मैं पॉजिटिव वाला, अपनी औकात को दिखा रहा है। बात आ गई ना समझ में, लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखा रहा है अभी। तो ऐसे कंपाउंड्स के बीच में ना एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस के नाम से। क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, दो पोल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ये होता है डाइपोल और ये है आयन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ये बढ़िया था। थर्ड वाला पेयर यहाँ पे अच्छा था, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, गिव मी अ सेक प्लीज। अगला जो हमारा पेयर है वो है मेथनॉल और एसीटोन का पेयर। मेथनॉल एंड एसीटोन।
इनके पेयर के बीच में चलिए देखते हैं कि किस टाइप के फोर्सेस क्रिएट होते हैं। मेथनॉल होता है CH3OH कुछ ऐसा, और एसीटोन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एसीटोन देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप इसमें पाया जाता है, और फिर यहाँ से CH3, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और हाइड्रोजन यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गई, मतलब ये बना पार्शियली नेगेटिव और यही पार्शियली पॉजिटिव, तो ये देखिए क्या बना, डाइपोल। बात आ रही ना आपको समझ में। इसी तरह से यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन वाला ये जो बॉन्ड है इसके बीच में भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत तगड़ा, तो यहाँ पर भी पार्शियली नेगेटिव और इस पे क्या डेवलप हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। बात आ रही ना आपको समझ में। यहाँ पे अगेन आपको क्या दिख रहा है, डाइपोल, तो एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात आ रही ना आपको एकदम समझ में। इसी तरह से एक एक मॉलिक्यूल की सिंपल स्टडी करके आप इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा आराम से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा पेयर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन का पेयर, एसीटोनाइट्राइल फिफ्थ। आप लोग बुक में देख ही रहे तो लिखता हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसीटोनाइट्राइल यानी CH3Cl और एसीटोन, एसीटोन ही दिया है, एसीटोनाइट्राइल एंड हाँ एसीटोन, फिर से एसीटोन आ गया तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, यहाँ पर देखिए ये दिख तो आपको ऐसा रहा है लेकिन मन की आंखों से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ में, और इधर बगल में ये मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तगड़ा पाया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फर्स्ट नंबर पे, ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। याद रखिएगा आप लोग, ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ये होता है फोन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो अब यहाँ से देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, और ये फिर से क्या बन गया यहाँ पर, डाइपोल, नॉट डाइपोल इट्स डाइपोल। पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव अभी ऊपर हमने देखा ही एसीटोन में, तो ये भी क्या बना, डाइपोल, और दोनों डाइपोल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था आपका ये भी पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा यूजिंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टेट्स ऑफ मैटर वाले फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। बढ़िया ये क्वेश्चन था, मार्क कर लीजिएगा। इसमें से खासकर ये मेथनॉल एसीटोन वाला और इसके बाद ये NaClO4 वाटर वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग भी देखिएगा। हाँ, कोई डाउट है? तुम्हें आ गया समझ में? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन N-ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। आपको नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसमें है साइक्लोहेक्सेन, पोटेशियम क्लोराइड, मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल, और आपको कह रहा है कि इन सबको सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेसिस पर N-ऑक्टेन में डिसॉल्व करिए और बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। ये क्वेश्चन ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक, बढ़िया। देखिए क्यों, मैं बताता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आपको नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, कौन कौन से? पोटेशियम क्लोराइड दिया है, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है हमें, साइक्लोहेक्सेन, हमें मेथनॉल प्रोवाइड किया है CH3OH, और साथ ही साथ में हमें CH3CN दे रखा है यानी एसीटोनाइट्राइल। और हमसे कह रहे हैं ना कि इन सबको आप डिसॉल्व करिए किसमें? N-ऑक्टेन में, और ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बताइए किसकी होगी और इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में ऐड करिए।
जब हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास किसकी, सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी की क्लास में हमने सीखा था कि सेम चीज़ में घुलना ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या था कि समान समान में ही घुलता है, एक जैसी चीज़ें एक में ही घुलती हैं, यानी कि अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो डिसॉल्व भी घुलेगा किसमें, पोलर में ही घुलेगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, घोलना, उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज़्यादा होगी, पोलर में ही ज़्यादा होगी। और अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो ज़्यादा किसमें घुलना पसंद करेगा, नॉन पोलर में ही, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज़्यादा होगी, नॉन पोलर कंपाउंड में। और अगर आपके पास एक नॉन पोलर और एक पोलर कंपाउंड आ गया है ना, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है या फिर लगभग ना के बराबर हो जाती है कुछ केसेस में, ठीक। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रेडिक्शन करने के लिए कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा घुल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक। इसी वजह से ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। बाकी है क्वेश्चन एकदम हलवा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि यही मुझे अप्लाई करना है। पता कैसे चलेगा, सॉल्युबिलिटी वर्ड से, समझ में आ गई बात। चलिए अब हमें घोलना किस में है, एन ऑक्टेन में। तो पहले तो हम अपने सॉल्वेंट का नेचर देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि जो भैया मेरा सॉल्वेंट है एन ऑक्टेन, ये तो नॉन पोलर नेचर का है। ओह, अभी इसके पीछे भी हमने देखा था ना, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आपने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल कम था, तो ये हो गया नॉन पोलर नेचर का। अब ये नॉन पोलर है, मतलब कि इसमें वही सबसे तेजी से घुल पाएगा जो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या नॉन पोलर है, बिल्कुल ये नॉन पोलर नहीं है, क्योंकि ये K+ और Cl- आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी रखता है, इसी वजह से नॉन पोलर नहीं है। ये तो एक हाईली पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक। क्या साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, तो बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन तो भाई मेरे लिए एक नॉन पोलर कंपाउंड ही है। क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा साइक्लोहेक्सेन का। अब ऐसा मतलब इसमें यहाँ एक कार्बन होंगे एंड्स पे सारे, और उनसे अटैच होंगे ऐसे हाइड्रोजन हर कार्बन से। तो यहाँ फिर अगेन कार्बन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शून्य नहीं, मतलब एकदम ना के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर, हमारा सॉल्वेंट भी कैसा है, नॉन पोलर, मतलब ये तो घुलेगा भाई मस्त एकदम आराम से घुलेगा। लेकिन और को भी देख लेते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा घुलेगा, क्योंकि हो सकता है कोई इनसे भी तगड़ा हो, ठीक। अगर CH3OH की बात करें तो ये भी कैसा है, पोलर है, क्योंकि आपको मालूम है OH के बीच में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। और CH3CN में भी देखें तो CH3CN भी कैसा है, पोलर है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पोलैरिटी डेवलप होगी। तो अगर हम लोग यहाँ ओवरऑल देखें तो सारे पोलर हैं, बस साइक्लोहेक्सेन को छोड़कर, मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी यहाँ पर किसकी होने वाली है, एन ऑक्टेन के अंदर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की बात अगर हम करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगी किसको, साइक्लोहेक्सेन को, क्योंकि यही कैसा है, नॉन पोलर। और अभी मैंने बताया ही कि नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में और पोलर घुलेगा पोलर में। क्लियर हो गई बात आपको, एकदम क्लियर। तो अब अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है यहाँ से सॉल्युबिलिटी का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले उसको लिखूंगा जिसका सबसे कम, और सबसे बाद में वो जिसका सबसे ज़्यादा। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ किसका है, साइक्लोहेक्सेन का, इसको हम लोग सबसे बाद में लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, तो देखिए KCl, CH3OH, CH3CN तीनों ही पोलर हैं, लेकिन इन सब में अब हमें देखना सबसे ज़्यादा पोलर कौन है। तो इनमें सबसे ज़्यादा पोलर कंपाउंड है KCl, क्योंकि ये पोलर होने का मतलब आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड स्ट्रांगली पोलर कंपाउंड होते हैं। ये सब अपने इंडिविजुअल आयंस में उतना ब्रेक होने की टेंडेंसी नहीं रखते जितना ज़्यादा KCl। तो सबसे हाईएस्ट पोलर कंपाउंड है KCl, मतलब ये सबसे कम घुलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे ज़्यादा कौन घुल जाएगा। तो अब बचे हमारे पास दो, CH3OH और CH3CN। इनमें से जिसकी पोलैरिटी थोड़ी सी कम होगी वो KCl से ज़्यादा घुल जाएगा, वो KCl से थोड़ा ज़्यादा घुलेगा, ठीक है। और जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी वो कम घुलेगा। बात आ गई समझ में, मतलब
दोनों में से अगर हम देखें कि पोलैरिटी कम किसकी है, तो देखिए CH3OH, यहाँ CH3N। अभी अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बताया था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मुझे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को यहाँ चेक करना है, तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब ये यहाँ पर पोलैरिटी को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेगा। तो दोनों में से पोलर कंपाउंड कौन है ज़्यादा, CH3OH एज कम्पेयर टू CH3CN। अच्छा CH3CN तो नॉन पोलर है ना, मतलब ये इससे तो ज़्यादा घुल जाएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसकी पोलैरिटी थोड़ी सी कम है, तो ये इससे ज़्यादा घुल जाएगा। यानी कि साइक्लोहेक्सेन के बाद नंबर किसका आएगा, CH3CN का, और इसके बाद आएगा हमारा CH3OH। बात आ गई ना समझ में। तो इस तरह से ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो भी कंपाउंड्स आपको दिए गए थे इन द N ऑक्टेन। समझ में आ रही है बात। सबसे कम घुलेगा KCl, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलर है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पोलर कौन है, CH3, थोड़ा सा कम कौन है, CH3OH, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा घुल जाएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में थोड़ी पोलैरिटी कम है। इससे भी कम पोलर कौन है, CH3CN, तो ये इससे ज़्यादा घुलेगा। और सबसे कम नॉन पोलर कौन है, साइक्लोहेक्सेन, तो मैक्सिमम ही घुल जाएगा इसके अंदर। यहाँ से आपका जो है काम 25 होता है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से लोड हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है, एमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर से सॉल्युबिलिटी का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन है पिछले कॉन्सेप्ट से, तो इसी वजह से मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन समझ गए आप। नीचे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको कह रहा है कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी को देखते हुए, जो भी कंपाउंड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी को देखते हुए इन्हें इनसॉल्युबल मतलब जो ना घुले, पार्शियली सॉल्युबल यानी जो थोड़ा घुल जाए थोड़ा ना घुले, हाईली सॉल्युबल मतलब जो एकदम बहुत ज़्यादा घुल जाए, ऐसी कैटेगरीज में आप जो है डिवाइड कर दीजिए। ठीक, चलिए पहला कंपाउंड अगर हम देखें तो पहला हमारा कंपाउंड कौन है, फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल के, और हमें घोलना किसमें है, पहली बात देखिए हमें घोलना है वाटर में। वाटर आपके सामने कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, पोलर नेचर का होता है। देखिए OH H2O ऐसे, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ पोलर नेचर का होता है वाटर। ठीक, तो इसमें घुलेगा भी कौन ज़्यादा, जो पोलर ही होगा। तो लेकिन हमें तो यहाँ अब कैटेगरीज बनानी है, इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल। तो देखते हैं सबसे पहले फिनॉल। फिनॉल की देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, O और H। ठीक है, ये फिनॉल है। फिनॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, पार्शियली नेगेटिव इस पर पार्शियली पॉजिटिव। ये भी कैसा है, पोलर नेचर का। लेकिन यहाँ पर ये जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट अब प्रेजेंट हो गया है ना, इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी जो पोलैरिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू दिस नॉन, मतलब ये जो ऑर्गेनिक पार्ट यहाँ प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन की बनी हुई ये रिंग, इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो पोलर OH ग्रुप होते हुए भी जो फिनॉल है वो वाटर में कैसा होगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा, क्योंकि थोड़ी सी पोलैरिटी की वजह से ये थोड़ा थोड़ा तो घुल जाएगा वाटर में, लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा होगा, पार्शियली सॉल्युबल। एक ये तो हमने बना दी किसकी कैटेगरी, फिनॉल की कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट अगर अब हम लोग देखें तो अगला है हमारा टॉलुइन। टॉलुइन की अगर हम बात करें तो टॉलुइन क्या होगा, टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये CH3, बेंजीन की खोपड़ी पे CH3 हो तो टॉलुइन होता है, और बेंजीन रिंग की खोपड़ी पे अगर OH हो तो क्या होता है,
फिनॉल होता है, अभी अभी हमने देखा। अब देखिए यहाँ तो ये रिंग नीचे वाली कैसी है, नॉन पोलर, और बचा कुचा ये जो ऊपर का पार्ट था ये भी कैसा है, नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये पूरा का पूरा कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आप भी लोग कुछ कहना चाहेंगे, वाटर में कैसी होगी सॉल्युबिलिटी? अरे इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि पोलर था, और ये वाला कैसा है, नॉन पोलर, तो ये तो बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो ये भाई साहब हो गए इनसॉल्युबल वाटर के अंदर। ठीक, चलिए थर्ड अगर अब हम लोग यहाँ से देखें तीसरा वाला, तो तीसरा हमें दिया हुआ है कंपाउंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, HC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोग देखिए इसमें पोलैरिटी की बात अगर हम करें तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो पोलर नहीं है, तो ये कैंसिल होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है यहाँ पर, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी पोलर नेचर का है। ठीक, तो ये फॉर्मिक एसिड ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक, और जो जो चीज़ें वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बातों बातों में मैं बहुत बड़ी बात बोल गया हूँ, आप सबको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये HC डबल बॉन्ड OH है। ठीक, ये और वाटर कैसा, ये OH ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर यहाँ पे जो वाटर का ये वाला हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, पार्शियल बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड की हो सकती है वाटर के साथ में। इसी वजह से ये कैसा होगा, हाईली सॉल्युबल, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक ये घुल जाएगा। तो इसमें हम कैसी कैटेगरी बना देंगे इसकी, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। बात आ गई आप लोग को समझ में? ठीक, थर्ड हो गया हमारा। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ हमें दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकॉल। फोर्थ है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब एथिलीन तो पहले देखिए क्या होती है, C2H4, ये आपकी एथिलीन होती है, मतलब ऐसा C डबल बॉन्ड C H, फिर यहाँ से H और फिर अगेन यहाँ से H। अब ये एक बॉन्ड तोड़ दीजिए तो एक वैकेंसी यहाँ क्रिएट हुई, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ ड्रॉप किया, तो ये बन गया मेरा एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पर पोलर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये पोलर OH ग्रुप होने की वजह से ये भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसी वजह से ये भी कैसा हो गया, वाटर में हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे दो OH ग्रुप आ गए ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफॉर्म में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा CHCl3 इसका फॉर्मूला होगा, और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो CH एक तरफ, एक Cl, दो Cl, और ये हमारा तीसरा Cl यहाँ पर। तो ये कंपाउंड ओवरऑल कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर का, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नॉन पोलर नेचर का होने की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ से इसकी तरफ डाइपोल, यहाँ से इसकी तरफ, ये दोनों तो कैंसिल आउट होता हुआ, यहाँ से भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, और हाइड्रोजन की वजह से पोलैरिटी पे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर नेचर का होने की वजह से क्लोरोफॉर्म भी वाटर में कैसा होगा, इनसॉल्युबल। ठीक, अब बचता है जाके हमारा एक लास्ट कंपाउंड पेंटेनॉल। पेंटेनॉल है, और आप लोग देख ही सकते हैं कि पेंटेनॉल मतलब क्या, यहाँ पर ओल लगने का मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से एक OH ग्रुप है केवल यहाँ पे, तो ये कैसा पोलर नेचर का तो है लेकिन पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल क्यों, क्योंकि एक ही OH ग्रुप है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंट यहाँ पे आयोनाइजेशन का नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 भी यहाँ से सॉल्व। सॉल्युबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, और उसी को यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लेने।
तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम लोग अपनी यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे यानी क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर आगे जितना भी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप लोग एक बार खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। खासकर जो कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिक्स थे ना, उन्हें आप लोग काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। बाय।